गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री, कैसे आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस दिन मैंने आपको पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी नहीं बताया था, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पे उससे पहले आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जानना था। तो आज हम शुरुआत करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स मतलब तत्व। तो दो पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी पढ़ने के लिए उन्होंने दो फैक्ट्स रखे थे, दो तत्व रखे थे। उसमें से पहला था कि जितने भी फिज़िक्स के लॉ हैं, फिर वो न्यूटन्स लॉ हो, ग्रेविटेशन लॉ हो, जो भी फिज़िक्स के लॉ हैं, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। मीन्स अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ वैलिड हो रहा है, तो किसी दूसरे इंसान के भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो चीज़ वैलिड होगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बेस्ड है, कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो फ्री स्पेस में हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा। उसके हर इनर्शियल फ्रेम में उसकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸, वो सेम रहेगा। तो ये बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, जिसको हम पहले वाले पोस्टुलेट्स को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, और सेकेंड जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड पोस्टुलेट्स है। इसमें कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं। आपको पता है ट्रांसफ़र, स्थानांतरित। तो बेसिकली कोई भी एक मैथमेटिकल फार्मूला जो एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरे इनर्शियल फ्रेम के बीच रिलेशन दे, ठीक है, एक दोनों को रिलेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको 6 और 9 का एग्जांपल दिया था। अब उन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग था और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिलेट जो करता है, जो रिलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला अगर कोई डिराइव किया गया, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर विच सिस्टमेटिकली रिलेट्स measurements made in one frame to those in another frame is known as transformation. Now, जो ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटोनियन रिलेटिविटी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि गैलीलियन साइंटिस्ट थे। गैलीलियन ने ही ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब गैलीलियन ने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ। तो गैलीलियन ने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया। उन्होंने कंसीडर किया, मैं आपको एक रेड से बताती हूँ, S फ्रेम। उन्होंने S फ्रेम कंसीडर किया, जो कि ये है, दिस इज़ Y, दिस इज़ X एंड दिस इज़ Z। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसने ये कंसीडर किया।
और दूसरा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने एस डैश कंसीडर किया. दिस इज़ वाई डैश, दिस इज़ एक्स डैश एंड दिस इज़ जेड डैश. और ओरिजिन जो है वो कॉमन है हमारा. यहाँ पे हमारा ओरिजिन जो है वो कॉमन है, ओ एंड ओ डैश. अब मैं आपको दिखाती हूँ ओ डैश, ओ एंड ओ डैश. ठीक है. तो उन्होंने कंसीडर किया कि एट t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0. अब व्हाट इज़ t एंड व्हाट इज़ t डैश. तो गैलेरियन ने 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया, स्पेस एंड टाइम. तो स्पेस में हमारा हो गया x, y एंड z और टाइम के लिए t. वैसे ही s फ्रेम में x, y, z एंड t और s डैश फ्रेम में x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश. इसके अकॉर्डिंग इसमें s डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या था, x डैश, y डैश एंड z डैश. तो उसी तरीके से s डैश फ्रेम का टाइम का हो गया t डैश. तो उन्होंने कंसीडर ये किया कि एट t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 सेकेंड ये दोनों ओरिजिन एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे थे. ठीक है. उसके बाद अब उन्होंने ये कंसीडर किया कि एस डैश फ्रेम जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे एट टी टाइम क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, जो एस फ्रेम है हमारा, एस फ्रेम है वो तो वहीं के वहीं हो जाएगा. बट जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो मूव करने लग जाएगा v वेलोसिटी से. वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस पोजीशन पे जैसे आया, मैंने एक फ़ोटो खींच लिया ना. कोई एक पॉइंट है, कहीं एक बल्ब जल रहा है पॉइंट P पे, जिसको हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक इवेंट हो रहा है. और ऑब्जर्वर हमारा, एक ऑब्जर्वर O पे है और दूसरा ऑब्जर्वर हमारा O डैश पे है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक ऑब्जर्वर हमारा O पे है, मतलब S फ्रेम के ओरिजिन पे, और दूसरा ऑब्जर्वर हमारा O डैश पे है, S डैश फ्रेम के ओरिजिन पे. तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P के कोऑर्डिनेट S फ्रेम में क्या हो गया, x, y, z एंड t, स्पेस एंड टाइम. और P का ही S डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश. ठीक है. तो ये आपका हो गया दोनों का कोऑर्डिनेट. अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, ये डायग्राम पे हम पूरा ध्यान दीजिए. अब अगर मैंने ये जो डिस्टेंस था हमारा, इसको आराम से ध्यान से देखिए. ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस फ्रेम में, दिस इज y, इस फ्रेम में ये y और इस फ्रेम में y डैश. यानी यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं y इज इक्वल टू y डैश, क्योंकि ये जो बल्ब यहाँ पे जल रहा है वो सेम ही है. और z फ्रेम में भी अगर हम देखें, ये चूँकि ये 2 डायमेंशन पिक्चर है तो ये कितना क्लियर नहीं है, बट एक बार इमेजिन करिए आप कि बल्ब की पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है, और जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यानी वेलोसिटी वी एक्स है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो जैसे वाई सेम है वैसे ही हमारा z इज इक्वल टू जेड डैश होगा. अब डायग्राम को देखें. यहाँ से इस ओ डैश से P तक का डिस्टेंस हो गया हमारा x डैश,
और O से P तक का डिस्टेंस हो गया हमारा x, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट में देखा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये VT लिखा हुआ है मैंने। ये कैसे लिखा हुआ है मैंने, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड क्या है इसकी, v है। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना लगा O से O डैश में जाने में, ऑब्वियसली t ही था, और स्पीड हमारा क्या है v, यानी कि d इज इक्वल टू vt। तो अब समझ में आया आपको कि ये मैंने vt क्यों लिखा है। सारे टर्म्स आपको क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ एक्स, व्हाट इज़ एक्स डैश, ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फिगर 2 वी रिलेट दिस कोऑर्डिनेट बाय द इक्वेशन। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि z डैश इज इक्वल टू z होगा, z डैश इज इक्वल टू z होगा, y डैश इज इक्वल टू y होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम से अगर मैं x को डिफाइन करूँ तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। इस डायग्राम से x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और अगर मैं x डैश को लिखना चाहूँ तो x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो मिला उसमें क्या मिला, अगर कोई एक लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t। इसी को कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें आपको अच्छे से रिलेशन दिख रहा है, आप इसमें से अच्छे से रिलेशन देख सकते हैं, x डैश x के बीच, y डैश y के बीच और z डैश z के बीच। यानी कि ऑब्जर्वर कहीं भी हो उसको पता चल जाएगा कि दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या होगा या कोई भी इवेंट उसको किस तरीके से दिखेगा। गॉट इट ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके मन में होगा t इज इक्वल टू टी डैश कैसे हुआ, आपके दिमाग में ये चीज़ भी आ रहा होगा कि चलो मैंने प्रूव कर दिया कि x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z, और मैंने लिखा है t डैश इज इक्वल टू टी। तो आपने ये सोचोगे कि टाइम के बारे में मैम ने कैसे ऐसे लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अगर हम जानते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक एजम्पशन है जो ये कहता है कि चाहे किसी की वेलोसिटी कैसे भी हो, जो हमारी घड़ी है वो हमेशा एक ही सेम रेट पे मूव करेगी। यानी कि अगर मैंने एरोप्लेन में कोई एक घड़ी रख दी और पृथ्वी पे मैंने कोई घड़ी रख दिया है, तो एरोप्लेन जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही हो उसमें भी उतना ही टाइम होगा जितना हमारे अर्थ के
क्लॉक में है, ठीक है। तो टाइम इज एज्यूम टू बी सेम बिकॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल क्लॉक्स रन एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर वेलोसिटी, ठीक है। बट it turns to be incorrect in which v is comparable to the speed of light। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इसको हम आगे और पढ़ेंगे विस्तार से कि क्लासिकल मैकेनिक्स सिंपल वेलोसिटी के लिए तो ये एजम्पशन बिल्कुल ठीक है, बट जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में चले जाते हैं वैसे ही ये गलत हो जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट और आइंस्टीन रिलेटिविटी को अलग अलग देखने पे मजबूर करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स टाइम का रेट जो है, क्लॉक का चलने का रेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, बट आइंस्टीन रिलेटिविटी में ये चेंज होता है। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। सेम प्रोसेस, हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला एस और दूसरा एस डैश, और मैंने यहाँ पे एक रॉड ले लिया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाई कर रही है, ए बी रॉड है, और ए बी का लेंथ जो है एल अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम और एल डैश अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम। तो अगर हम एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिखें तो एल इज इक्वल टू, आप लोगों ने सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हम लोग 9th-10th में पढ़े थे तब हमें ये पता था कि अगर हमें लेंथ निकालना है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगा। तो उसी तरह से मैंने लिखा है एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और एल डैश इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना। बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम एल डैश को क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे x डैश, x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एल डैश में अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन x2 डैश क्या होगा, x2 माइनस वी टी, बिकॉज आपको पता है t डैश इज इक्वल टू टी और वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो x2 माइनस वी टी, और चूँकि ये माइनस में है तो माइनस x1 माइनस माइनस प्लस वी टी कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, x2 माइनस x1 विच इज़ l। तो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हमारा l डैश इज इक्वल टू l आ रहा है तो हम उसको टर्म्स में कैसे कहेंगे, लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी एक लेंथ हो और अगर हम दो अलग अलग फ्रेम से उसको देख रहे हैं, दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से अगर हम उसको देख रहे हैं, तो भी जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम में और जो ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में है उनके लिए लेंथ सेम होगा ना। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। कोई एक पी कार है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, ठीक है, x डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको ux दिया है, लीनियर मोशन है, u से कर रहा है और इसको मैंने ux दिया है। और अगर s डैश फ्रेम में करते हैं तो इसको हम ux डैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स s फ्रेम के लिए, ये s फ्रेम है, ये s डैश फ्रेम है, s फ्रेम के लिए आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी dx बाई dt, और s डैश फ्रेम में हो जाएगी dx डैश बाई dt डैश, और t डैश इज इक्वल टू t
दैट्स वाई मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया dx डैश बाई dt डैश। और हमें पता है, हमेशा याद रखिएगा कि s डैश फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। फिर से हमने क्या किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। फिर से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, यू एक्स डैश में x डैश की वैल्यू पुट कर दी। तो जब मैंने यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी इंटू डी बाई डी टी इंटू एक्स माइनस वी टी विच इज़ द वैल्यू ऑफ x डैश, तो हम यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वेयर v इज़ अ कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई v को तो हम इधर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फार्मूला। कांस्टेंट क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये क्या हो जाता है फार्मूला आपका, इसका फार्मूला होता है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको, ये इज इक्वल टू हो जाता है डी एक्स बाई डी एक्स और इज इक्वल टू ए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे डी वी टी बाई डी टी, वी इज़ अ कांस्टेंट तो वी को हमने बाहर निकाल लिया, डी टी बाई डी टी बाई डी टी इज़ 1, इसीलिए आपका यहाँ फार्मूला क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। पर डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, डी एक्स बाई डी टी है हमारा यू एक्स, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। बट आप ये देखो यू एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू यू एक्स, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस वी। तो अगर ऐसा आ रहा है एंड इफ यू एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू यू एक्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेंस वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर जीटी, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका आप एग्जाम्पल सोचो, आप सब ने ट्रेन से सफ़र किया होगा, आप सब लोग कभी ना कभी ट्रेन में चढ़े होंगे। अब आराम से अपने एक्सपीरियंस को एक बार इमेजिन करो, एक बार सोचो आप कि जब आप ट्रेन में जा रहे होते हो और जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन चली आ रही है, अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन चली आ रही है तो क्या होता है, आपको हमेशा ये लगता है कि जो पीछे वाली जो ट्रेन आपके बगल से गुजरी है उसकी स्पीड ज़्यादा है आपकी ट्रेन से। आपने कभी ये फील नहीं किया होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड आपकी ट्रेन से ज़्यादा कम है, कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा है, ये आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला हो जाता है, वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है। यानी कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रहा है, तो दूसरे वाले ट्रेन की जो स्पीड होगी वो उस ट्रेन की स्पीड प्लस आपके ट्रेन की स्पीड दोनों के बराबर दिखेगी। वो दोनों का जो एडिशन होगा वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी से ट्रेन आपको मूव करते हुए दिखेगी। इसीलिए आप चाहे कितने भी सुपरफास्ट ट्रेन में क्यों ना बैठे हो, एक्सप्रेस में क्यों ना बैठे हो, अगर बगल से कोई ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो आपको हमेशा ये फील होता है कि सामने वाला जो ट्रेन गया वो हमारी ट्रेन से स्पीड में था, क्योंकि उसके स्पीड में आपकी भी स्पीड ऐड हो जाती है। और सेकेंड एग्जांपल ये है कि जब जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन चल रही है, अगर उसी डायरेक्शन में बगल की पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन चल रही है, तो जो आप दूसरी ट्रेन की स्पीड जो मेज़र करोगे वो बेसिकली आपकी ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरे ट्रेन की स्पीड से पता चलेगा। मीन्स अगर आपकी ट्रेन की स्पीड दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा हो तो आपको ये लगेगा कि आपकी ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे बगल वाली ट्रेन को पास कर रही है, बट वो जो बगल वाला ट्रेन है वो रुका हुआ है। और अगर आपकी ट्रेन से बगल वाले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हुई तो भी वो माइनस होके आपको दिखेगा
कि बगल वाली ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस तो कर रही है पर बहुत ही धीरे, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपकी ट्रेन की स्पीड माइनस उसके ट्रेन की स्पीड ही आपको वहाँ पे दिखती है। तो ये होता है इल्यूज़न, ये होता है वेलोसिटी जो रिलेटिवली कलेक्टिवली आपको दिखता है वहाँ पे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आराम से घर में बैठिए 5-10 मिनट, आराम से इस चीज़ को जो आपने फील किया, जिस पे आपने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या नहीं सोचा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सोचते हैं, सवाल भी पूछते हैं, कुछ होते हैं कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। तो जो भी है, एक बार आप उस एक्सपीरियंस को याद कीजिए और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने, अगर आप एक और क्वेश्चन आपके लिए है, अगर यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो एस डैश फ्रेम है वो इस डायरेक्शन में वी से मूव कर रही है, तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना क्या आता है। यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको और मज़ा आएगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानने में। ठीक है, नाउ होमवर्क टाइम। आपका होमवर्क है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। घर पे बैठ के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करना कि इज एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। जो बच्चे मेरे टच में हैं वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट में भी आप लिख सकते हो। तो ये होमवर्क ज़रूर करिए और इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि अगर मैंने x डायरेक्शन में लिया था, अगर -x डायरेक्शन में मैं लेती हूँ, -x डायरेक्शन में वेलोसिटी लेती हूँ तो क्या होगा। हमेशा याद रखना, फिज़िक्स इमेजिनेशन और डिफरेंट प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सोचने का नाम है। आप जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को सोचोगे, क्या, क्यों, कैसे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सोचोगे उतनी ही ज़्यादा आप फिज़िक्स सीख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।